गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय संघवाद के अध्याय का परिचय जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। संघवाद से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता दो भागों में बटी होती है, दो या उससे अधिक भागों में भी बटी हुई हो सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर इसे दो भागों में बटा हुआ माना जा सकता है। ऊपरी पर केंद्र सरकार और निचले स्तर पर राज्य सरकारें। अगर इस तरह किसी देश की सरकार बटी हुई है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संघवाद की प्रक्रिया को अपनाया गया है। संघवाद की विशेषताएं हैं कुछ। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके अंगों के बीच में बांट जाती है। ऐसी व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम जानने के प्रयास करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी संघवाद की विशेषताएं हैं। संघ सरकार दो या अधिक सत्रों वाली सरकार होती है, जैसे हमारे यहाँ पर दो से अधिक सत्र हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायतें यानी कि स्थानीय सरकार, तीन स्तर है हमारे यहाँ पर। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासन का अपना अपना उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। उसके बाद विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर तीन प्रकार की अनुसूचियाँ बनाई गई हैं हमारे संविधान में, जिसके द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। संविधान के जो मौलिक नियम है उनको बदलने के लिए केंद्र सरकार अकेले ही नहीं बदल सकती, उनको राज्य सरकार की अनुमति होनी चाहिए। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब न्यायालय हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की व्याख्या कर सकते हैं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। मतलब प्रत्येक देश ने अपनी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनाई हुई है। पहला तरीका तो ये है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित कर ली जाए। और दूसरा है संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका ये है कि देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य या संघीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर लेना। ये दो प्रकार के मुख्य रूप से हमें संघवाद में बंटवारा देखने को मिलता है। भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है उस पर एक नज़र डालते हैं हम। भारत के संविधान ने यहाँ की सरकार को संघात्मक रूप दिया है। यहाँ विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विकेंद्रीकरण से अभिप्राय है शक्तियों का बंटवारा। शक्ति मतलब राष्ट्र की सारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति, एक संस्था के हाथ में न होकर विभिन्न स्तरों पर जब शक्ति को बांट दिया जाता है तो ऐसी व्यवस्था को विकेंद्रीकरण का नाम दिया जाता है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारे यहाँ पर दो स्तरीय शासन व्यवस्था थी, संघ सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन और राज्य सरकारों को राज्यों का करना था प्रतिनिधित्व। लेकिन बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का तीसरा स्तर हमारे देश में जोड़ा गया है, जो कि हमारे देश की एक खास विशेषता मानी जाती है। भारतीय संविधान लिखित है, कठोर है और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन इसमें स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है कि न्यायपालिका पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ताकि केंद्र और राज्यों मतलब दो या दो से अधिक राज्यों में या केंद्र और राज्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो स्वतंत्र न्यायपालिका उस विवाद को आसानी से निपटा सकती है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था में अपने अपने अलग अधिकार क्षेत्र हैं।
मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, अनुसूचियां, और उन अनुसूचियों के अंतर्गत अलग अलग शक्तियों को बांटा गया है। संघ सूची जिसमें सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, उसमें देश हित के मुख्य विषय सम्मिलित हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। राज्य सूची में संघ सूची की अपेक्षा कम महत्व के विषय सम्मिलित हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। और राज्य सूची में जो विषय सम्मिलित हैं उनमें है पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची में जो विषय सम्मिलित हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में अगर प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाएगी। बाकी बचे जो विषय हैं उन्हें केंद्र को सौंप दिया गया है, अपशिष्ट शक्तियों का नाम उन्हें दिया गया है। और भारत में जम्मू कश्मीर ऐसा एक राज्य था जिसका अपना संविधान था, लेकिन वर्तमान समय में इसको भी समाप्त कर दिया गया है। हाँ, भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण देखते हैं हम। विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने पहले ही बताया था, शक्तियों का बंटवारा। जब केंद्र और राज्य सरकार शक्तियां बांट लेते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा किए जाने के हमारे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। अब इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं और उनके उत्तर देखेंगे। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ हमने देखा था कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार, उसके विभिन्न इकाइयां राज्य सरकारों के बीच शक्ति बट जाती है, ऐसी को हम कहते हैं संघवाद। अधिकार, दूसरा प्रश्न, अधिकार क्षेत्र का क्या अर्थ है? अधिकार क्षेत्र का अर्थ है कि किसी क्षेत्र पर हमारा कानूनी हक होना। इसमें क्षेत्र भौगोलिक सीमा और किसी विषय के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। हमारे देश में कानून से संबंधित सूचियां 3 अनुसूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में सम्मिलित कानून विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य व केंद्र दोनों ही सरकारों को है। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण हमने देखा था कि केंद्र की सत्ता से शक्तियां निचली प्रशासन इकाइयों को दे दी जाती हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहा जाता है, मतलब कि शक्तियों का बंटवारा। केंद्रीकरण, जब शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर हैं? इसे उदाहरणों सहित स्पष्ट करें। तो देखते हैं शासन के संघात्मक और एकात्मक स्वरूप में मुख्य अंतर क्या है। एकात्मक स्वरूप में राष्ट्रपति है, नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं होता, वह सरकार का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में ऐसा ही है संघात्मक शासन में। ये एकात्मक स्वरूप लिखा गया है, ये गलत है। संघात्मक की विशेषताएं ही है, राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। भारत में यही व्यवस्था अपनाई गई है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति जनता का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि संसद और विधानमंडलों के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तीसरा, कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल विधानमंडल संसद का ही भाग होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य सभी संसद के भी सदस्य होते हैं। भारत में यही पद्धति प्रचलित है। ये जो यहाँ पर एकात्मक लिखा गया ये गलत है, इसकी जगह संघात्मक पढ़ा जाए इसको, क्योंकि ये संघात्मक स्वरूप की विशेषताएं हैं। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है, मतलब कि
संसद में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसलिए कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच में संतुलन बना रहता है। इसके अलावा अब है एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार पढ़ाया जाए इसको। एकात्मक सरकार में राष्ट्रपति नाम मात्र का नहीं बल्कि वास्तविक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्षात्मक सरकार में प्रधानमंत्री नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। कार्यपालिका विधानमंडल का भाग नहीं होता। राष्ट्रपति और उसके सचिव विधानमंडल या कांग्रेस के दृष्टि नहीं होते। संयुक्त राज्य में ऐसी अमेरिका में पद्धति यहाँ पर लिखा तो ये गया है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। एक अलग से प्रतिनिधिमंडल होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ऐसी प्रक्रिया को वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली माना गया है, मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा माना गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। एक प्रतिनिधिमंडल होता है जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करता है, और अंत में राष्ट्रपति और संसद के सदस्यों का चुनाव के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति भी उसी दल का हो जिससे कांग्रेस में बहुमत प्राप्त हो। कांग्रेस का अभिप्राय यहाँ पर भारत की कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि अमेरिका की संसद को कांग्रेस का नाम दिया गया है। संसद का राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण नहीं होता एकात्मक स्वरूप में, और अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति उसके 4 वर्ष की अवधि से पहले हटाना मतलब आसानी से नहीं हटाया जा सकता, साधारणतः नहीं हटाया जा सकता। बहुत लंबी और बहुत जटिल प्रक्रिया है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। संघीय शासन प्रणाली के भीतर सरकार की शक्तियों का विभाजन समस्त देश की सरकार और देश के विभिन्न सरकारों के विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में कानूनी तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। देश की सरकार का अपना अलग अधिकार क्षेत्र होता है और राज्य की सरकार का अपना अलग अधिकार क्षेत्र होता है। केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका अपनी अपनी सीमित शक्तियों का प्रयोग करती हैं। ये है संघात्मक शासन प्रणाली। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम। प्रश्न नंबर 7 में है कहा गया है संघीय सरकार की विशेषताओं का वर्णन करें। देखते हैं संघीय सरकार की विशेषताएं। संघीय शासन व्यवस्था में वह है जिसमें देश की सर्वोच्च शक्ति केंद्र सरकार के पास और उसके विभिन्न अंग इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो इसकी विशेषताएं हैं संघीय सरकार 2 या 3 सत्रों की हो सकती है, जैसे भारत में सबसे ऊपरी स्तर पर केंद्र सरकार, उसके नीचे स्तर पर राज्य सरकार और उससे नीचे स्तर पर स्थानीय सरकार यानी कि पंचायत और नगर पालिका है। तो ये 2 या 3 स्तर की भी हो सकती हैं संघीय सरकार। दूसरा, विभिन्न सत्रों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। मतलब ये ऊपर जो तीनों सरकारें बताई गई हैं ये एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। संविधान से इन विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विवरण दिया है ताकि इन तीनों ही सरकारों में आपसी संघर्ष उत्पन्न हो, इसलिए संविधान में इन तीनों की शक्तियों का अलग अलग वर्णन किया गया है। तो आज का वीडियो अक्सर यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।